बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 38 जो कि है जेंडर एंड HIV एड्स। अगर हम पिछले कुछ लेक्चर्स पे बात करें तो हमने पहले क्रोनिकल हार्ट डिजीज़ के बारे में बात की, दैन हमने कैंसर के बारे में बात की। आज हम करने जा रहे हैं HIV एड्स के बारे में। HIV और एड्स दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ये आपको इस कोर्स में पता चलेगा। दैन हम इसके जेंडर वाइज ट्रेंड देखेंगे कि बहुत ही जेंडर मेल एंड फीमेल में क्या परसेंटेज पाई जाती है इस डिज़ीज़ को लेकर। रिसर्च हैव शोन दैट इफ़ द इनहेरिटेंस रिस्क फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट। इनहेरिटेंस रिस्क फैक्टर क्या होता है कि मतलब आपको पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस में ये डिज़ीज़ अगर नहीं मिली तो आपकी जो लाइफ स्टाइल और आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करती है इस डिज़ीज़ को होने में। HIV एड्स का है। HIV is another major cause of death in many parts of the globe, affecting both men and women. It involves both gender in terms of its impact. This is a health condition in which a very significant majority of the sufferers develop it due to habits and behavior that they indulge into. मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो इस डिज़ीज़ के जो होते हैं फैक्टर्स जो इस डिज़ीज़ ये वाली डिज़ीज़ जो है HIV एड्स ये जिनको होती है उनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होती है जिनकी अपनी जो हेल्थ कंडीशन है, अपने लाइफस्टाइल की हेल्थ रिस्क की बिहेवियर को लेकर उनको ये डिज़ीज़ होती है। जबकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बगैर किसी वजह के हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो एक वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। और वो किस तरह से लगती है वो आगे जाके हम 4-5 इसके जो हैं फैलाने में जो मददगार साबित होते हैं फैक्टर्स उनको भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ HIV एड्स? HIV आर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जबकि जो एड्स है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक डिज़ीज़ है जबकि HIV एक वायरस है, एक वायरल एजेंट है HIV जिसके थ्रू हम एड्स की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मतलब ज़्यादा हो जाए तो एड्स की तरफ इंसान चला जाता है। HIV पॉजिटिव पर्सन को ज़रूरी नहीं है कि उसको एड्स भी हो, लेकिन जो एड्स है उसको हम कह सकते हैं जिस इंसान को एड्स है उसको HIV भी होगा। एड्स अ सिंड्रोम अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। HIV तो एक वायरस है ना जो कि अपने आप को रिप्लिकेट भी कर लेता है आपकी बॉडी के अंदर जाकर, दैन वो सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जबकि एड्स एक सिंड्रोम है, इसमें बहुत सी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिस तरह से हेडेक, फीवर, ये बहुत ज़्यादा जब बीमारियाँ इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर उनके पूरे कलेक्शन को हम एड्स कहते हैं। अब चलते हैं HIV की बेसिक डेफिनेशन की तरफ। HIV इज़ अ वायरस दैट लीड टू एड्स। मतलब HIV पहले होता है फिर वो एड्स की तरफ चला जाता है। इट इज़ अ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि जब वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है वो सेल पे अपना पूरा कंट्रोल जमा लेता है। देन वो सेल की जेनेटिक वर्किंग को अफेक्ट कर देता है और वहाँ पे एक ऐसे पार्टिकल्स पैदा करना शुरू कर देता है जो कि न्यू सेल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं फर्दर ऑन। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि किस तरह से HIV ब्लड के अंदर जाता है, वो जाके T सेल्स को अफेक्ट करता है। T सेल्स क्या होते हैं? T सेल होते हैं आपके हेल्पर सेल्स। वो हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जब कोई भी बाहर से एक ऐसा वायरस या फिर कोई अननोन बाहर से मटेरियल अंदर दाखिल होता है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो तैयार हो जाए आने वाली सिचुएशन से कोप करने के लिए। तो T सेल्स को वो जाके अफेक्ट करता है और देन जब T सेल्स इम्यून सिस्टम को हेल्पर सेल्स भी इनको कहा जाता है T सेल्स को, जब ये अफेक्ट हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और वायरस को रिप्लिकेट करने में ये मददगार साबित होता है। HIV डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये T सेल्स की बात कर रहे हैं। रोबिंग इट ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एज अ कॉन्सिक्वेंस इवन द लास्ट सीरियस इन्फेक्शन कैन डू अ ग्रेट हार्म टू द विक्टिम। मतलब कि लीस्ट सीरियस सॉरी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब बिल्कुल माइनर सा भी इन्फेक्शन होता है तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा कर देता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही इतना ज़्यादा वीक हो चुका होता है। कोर्स ऑफ HIV एड्स, आप हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं जिस तरह से मतलब ये बढ़ता है। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, क्लियर कट सिम्टम्स नहीं होते बल्कि आपको थोड़े से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि आम लाइफ में भी हम उनको नोटिस कर सकते हैं। जिस तरह से छोटी छोटी सी वायरल इन्फेक्शन, सीजनल इन्फेक्शन जिस तरह से होते हैं, सोर थ्रोट, फीवर, स्किन रैश एंड हेडेक।
मे बी एक्सपीरियंस, इनको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जबकि ये जो स्टेज है ये आपकी 1 to 8 वीक तक रहती है। उसके बाद लेटेंट पीरियड आता है, ये आपका तकरीबन 10 साल तक भी प्रोलॉन्ग कर सकता है। इसमें वही सिम्टम्स जो हैं माइल्ड से सिम्टम्स आपको अगर 10 साल तक आप देखने को मिल रहे हैं तो मतलब वो आपकी स्टेज 2 है। जबकि स्टेज 3 में क्या होता है, थोड़े से ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है डिजीज़। पेनफुल स्किन रैशेस, फीवर, फटीग, स्वॉलन लेम्फ नोड्स। फटीग क्या होती है, थकावट। स्वॉलन लेम्फ नोड्स मतलब आपकी बॉडी पर छोटे छोटे से उभार आपको जो अनयूजुअल लगे। अगर ऐसे किसी पेशेंट पे अनयूजुअल उभार उसकी स्किन पर नज़र आ रहे हैं, नोड्स बन रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, रेजिस्टेंस, डायरिया, वेट लॉस एंड वाइट स्पॉट्स इन द माउथ, ये है स्टेज 3 की सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो वो स्टेज 3 पे है। स्टेज 4 क्या होती है, स्टेज 4 ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल इतना ज़्यादा वीक हो चुका होता है कि वो किसी भी वायरस से आगे लड़ नहीं सकता। टी सेल, CD4 T, लिम्फोसाइट सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है। ये जो होते हैं ये हेल्पर सेल्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। इनकी जो तादाद होती है वो एक नॉर्मल इंसान में 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, लेकिन जब ये डिज़ीज़ की हम स्टेज 4 की बात करते हैं तो ये इतनी कम हो चुकी होती है कि ये 200 या इससे भी कम हद तक चली जाती है। तो जब आपके लिम्फोसाइट्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स की अगर सिंपल वर्डिंग में बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स की जब आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन 200 और लेस पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाए तो आप फुल ब्लोन स्टेज ऑफ एड्स पे होते हैं। सिम्टम्स ऑफ एड्स, वो जितने हमने ऊपर सिम्टम्स पढ़े हैं वही सारे इकट्ठे करके इन्होंने लिखे हुए हैं। मे इन्वॉल्व दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बात करें हैं, पेट में दर्द वगैरह, लंग्स, लिवर, बोन्स, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स में इंक्लूड जनरल फटीग, ग्रेटर वेट लॉस, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, पर्पलिश बम्प्स ऑन दी स्किन। उसके अलावा हम ऊपर एक और भी पढ़ चुके हैं, मुंह में वाइट स्पॉट्स आना। AIDS related dementia. These symptoms can be divided into 3 categories: opportunistic infection, opportunistic tumor, and HIV related encephalopathy. अच्छा, यहाँ ये जो बात है इनको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, मैं भी नहीं करी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैसा आपको कैटेगरीज का पता होना चाहिए। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो मैं पहले बात कर रही थी कि जिनके थ्रू हमारी जो डिजीज़ है वो फैल सकती है, वो क्या है, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन, IV मतलब इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू, फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू अ बेबी ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, इन रेयर केसेस थ्रू इन्फेक्टेड मदर, माइल्ड टू इन्फेंट, मतलब बहुत सी रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने ट्रेंड लिखे हुए हैं US और वर्ल्ड वाइड, इन सारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर के कितने परसेंट हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल या फिर IV ड्रग के यूज़ से कितने परसेंट फैला गया है। फ्रॉम 1996 की ये बेसिकली जो स्टडी है ये उस टाइम पीरियड की बात कर रही है। जेंडर एंड HIV एड रिस्क। अच्छा, रिस्क पर वहाँ यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारी क्या 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 फैक्टर्स हैं जो रिस्क मतलब जिनको लेकर हम थोड़े से कॉन्शियस हो सकते हैं कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एक इसको HIV एड्स को लेकर। एज, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। एज क्या है, यहाँ पे कहा जाता है कि जो 50+ के इंसान होते हैं उनको में ये जो है ये फैलने का बहुत कम होता है, पर अगर वो फैल जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक हो चुका होता है ड्यू टू देयर एज, क्योंकि एज ज़्यादा हो चुकी होती है, तो फिर वहाँ पे कंट्रोल करना और वहाँ पे फैलना एड्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ पे 2003 में US की उन्होंने एक फाइंडिंग ली हुई है जहाँ पे हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन अंडर डिटरमाइंड। यहाँ पे कुछ उन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मैन के जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो ज़्यादातर ट्रेंड देखा गया है वो ये देखा गया है कि औरतों से मर्दों में जो ये बीमारी फैलने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज कम है, वो है 4.3%, जबकि वुमेन गॉट इन्फेक्टेड बाय मैन ये 39.4 है। मतलब जो ज़्यादा रिस्की बिहेवियर, ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि मर्द जो हैं वो ज़्यादातर रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं।
तो ये हमारा है हु इज़ एट हाई रिस्क। यहाँ पे वो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो केस रिपोर्ट किए गए हैं वो है मेल केसेस के, और मेल केसेस के भी वो यंग एडल्ट के जो 50 प्लस से नीचे की एज है, एज ग्रुप में वहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर जो हैं वो मर्द जो हैं वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड नज़र आए हैं। जबकि अगर 50 प्लस की बात की जाए, जिस तरह से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर उनको एड्स जैसी बीमारी हो जाती है तो उनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एक तो एज की वजह से काम करना मतलब स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो सेकेंडली जो HIV है वो ख़ुद भी जाके T सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम कर देता है, जो कि हेल्पर सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। तो वहाँ पे उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द केस ऑफ HIV एड्स सम फैक्ट्स, यहाँ पे फिर अगेन से वो फैक्ट्स बता रहे हैं कुछ। व्हाट नीड टू बी डन, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आप HIV को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या रोल प्ले करना चाहिए हमें। तो ये लॉन्ग शॉर्ट कहीं भी आ सकता है। व्हाट नीड टू बी डन, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द नेचर, रिस्क फैक्टर्स, काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स। हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक तो कंपेन्स चलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये बीमारी क्या है, रिस्क फैक्टर क्या हैं, काजेज़ क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। मतलब जैसा कि यूजेस ऑफ सिरिंज, आप एक इंसान जो सिरिंज है वो एक ही दफ़ा यूज़ होनी चाहिए, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, पहले टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए कि कहीं इंसान को वो कहीं जो डोनेट कर रहा है ब्लड, कहीं उसको HIV तो नहीं है। कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, एजुकेटिंग फॉर अवॉइडिंग रिस्की एंड हार्मफुल बिहेवियर, इनकरेजिंग पीपल टू अडॉप्ट केयरफुल लाइफस्टाइल्स एंड सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिस, क्योंकि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा फैलता है, ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा देखा गया है। एजुकेटिंग इन्फेक्टेड वुमेन अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब किसी मदर को HIV एड्स हो तो उसको एजुकेट करना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी से दूर रहें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो होने वाला बेबी है उसमें भी HIV होगा, एड्स। प्रोवाइडिंग ईजीली असेसिबल स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़, मतलब लोगों को ईजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि वो इसके चेकअप के लिए जा सकें। अर्ली स्टेजेस पर ही अगर पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर यंग एडल्ट्स, अब एडल्ट्स में क्यों देखा जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह की तरफ इंट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा सिरिंज, जिस तरह से अगर ड्रग्स कुछ बॉयज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी ये फिर फैलने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही सिरिंज से सारे दोस्त लगा रहे होते हैं। जो मैं उस ड्रग की बात कर रही हूँ जो कि इंजेक्शन के थ्रू आप अपनी वेन्स में लगाते हो। तो अगर आप जाके सर्च करें तो आपको बहुत सा और भी मटीरियल मिल जाएगा। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा इस सारे लेक्चर की। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।